हाय। आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम हमेशा आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जैसा कि हम डेली आपको एक वीडियो राजनीति चिंतक पढ़ा रहे हैं, एक वीडियो के माध्यम से डेली आपके पास हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आने वाली परीक्षा जो एलटी ग्रेड है उसमें आप अधिकतम से अधिकतम स्कोर कर सकें। हमारा लक्ष्य ही है एलटी ग्रेड को पास करना। टीजीटी स्तर की जितनी भी टीजीटी पीजीटी के स्तर की जितनी भी वैकेंसी हैं, उस वैकेंसी को अच्छे से अच्छे स्कोर कैसे किया जाए, हम उस पर थोड़ा थोड़ा टॉपिक आप लोग को बता रहे हैं। हम कल मार्क्स के बारे में विधिवत काफ़ी हद तक मार्क्स के सिद्धांत को बताने का प्रयास किए। आज उसी में ही हम वर्ग संघर्ष और ऐतिहासिक जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में बताएंगे, और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष की व्याख्या कैसे, वर्ग संघर्ष की व्याख्या कार्ल मार्क्स महोदय किए हैं। कार्ल मार्क्स महोदय वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को ये कहते हैं, हमने कोई अपना मूल सिद्धांत नहीं दिया, ये कोई अपना मूल सिद्धांत नहीं मानते, बल्कि जो पहले से व्याप्त है उसी में थोड़ा मोड़ा संशोधन करते हैं। वर्ग संघर्ष के बारे में मार्क्स अपना विचार देते हैं। मार्क्स महोदय कहते हैं जो ये वर्ग संघर्ष है, वर्ग संघर्ष सदियों से चली आ रही है। ये उस परंपरा को जो व्याप्त है उसको हम उन्मूलन कैसे किया जाए उसके बारे में ये बताते हैं, ताकि वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाए। एक व्यक्ति के बीच में कैसे संघर्ष चल रहा हो ऐतिहासिक रूप से बताते हैं। ये कहते हैं ये भौतिक है, जो भौतिकवाद का पूरक है। वर्ग संघर्ष सदियों से चला आ रहा है। इस वर्ग संघर्ष ये सिर्फ दो ही वर्ग मानते हैं। मार्क्स महोदय सिर्फ दो वर्ग मानते हैं। एक पूंजीपति वर्ग को ये उच्च वर्ग मानते हैं। कौन सा वर्ग? उच्च वर्ग। और एक निम्न वर्ग है, वो मजदूर को मानते हैं। मजदूर का वर्ग निम्न ये मानते हैं। एक पूंजीपति वर्ग, एक मजदूर वर्ग। जो पूंजीपति वर्ग है मजदूरों का कैसे शोषण करते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके शोषण को कैसे दूर किया जाए, इस बारे में मार्क्स अपना विचार देते हैं। मार्क्स जो है ये वर्ग का सिद्धांत ये थोरो से लिया है। कहीं कहीं थोरो लिखा रहता है, कहीं कहीं थ्योरो लिखा रहता है। हम दोनों वर्ड लिख दे रहे हैं, ठीक। कहीं कहीं थोरो लिखा रहता है, कहीं कहीं थ्योरो लिखा रहता है। ये जो अपना ये वर्ग सिद्धांत शब्द अडॉप्ट किए हैं कार्ल मार्क्स, वो थ्योरो से, क्योंकि इनका अपना कुछ नहीं है। मार्क्स कहते हैं मेरा कुछ नहीं है। मार्क्सवाद कोई वाद नहीं है। वैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी भी कहते हैं गांधीवाद कोई वाद नहीं है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है। बट कार्ल मार्क्स अपना विचार वर्ग संघर्ष में देते हैं कि पूंजीपति लोग कैसे निम्न वर्ग का शोषण करते हैं। पहले पूंजीपति लोग अपनी संपत्ति को एक कंपनी खड़ी करते हैं। अपने संपत्ति के माध्यम से जब कंपनी खड़ी करते हैं, उस कंपनी में मतलब एक उद्योग लगाते हैं। उस उद्योग में जब अपनी पूंजी इंक्लूड करते हैं तो उनकी भी हिस्सेदारी हो जाती है।
तो मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। जब मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो मजदूरी करने जाएगा। जब वो मजदूरी करने जाएगा तो ये पूंजीपति लोग उनका शोषण करते हैं। कैसे शोषण करते हैं? उनको कम वेतन देते हैं, कम पैसे पे उनको रख लेते हैं नौकरी के लिए। जब कम पैसे पे रख लेते हैं नौकरी के लिए तो इनका मार्क्स कहते हैं शोषण हो रहा है, क्योंकि उनको जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं मिल रहे हैं। जब पर्याप्त पैसे नहीं मिल रहे हैं और अतिरिक्त श्रम का योगदान दे रहे हैं, उनके पूरे श्रम का पैसा नहीं मिल रहा है, ये कार्ल मार्क्स महोदय कहते हैं। जैसे जब कोई एक उद्योग लग गया, मान लीजिए ये उद्योग हुआ, अगर इस उद्योग में कोई वस्तु बनती है, वो वस्तु की कीमत मान लीजिए 100 रुपया है, मार्केट में इसकी कीमत 100 रुपये है। जब ये मार्केट में 100 रुपये का बिचेगा, उसमें 70 रुपये तो मजदूरी हो गया, और जो बीच का बचा है 30 रुपये, ये 30 रुपये पूंजीपति, इस 30 रुपये को पूंजीपति अपने पास मोटी रकम को रख लेते हैं। हमने एक वस्तु की कीमत पता है, ऐसे उद्योग में हजारों वस्तु बनते हैं। जब हजारों वस्तु बनेंगे तो एक मोटी रकम आएगी। जब मोटी रकम आएगी तो पूंजीपति और संपत्तिशाली हो जाएंगे। अब और संपत्तिशाली हो जाएंगे तो इनका शोषण हो रहा है, क्योंकि उनको अपने श्रम का पूरा मूल्य ही नहीं मिल रहा है। मार्क्स यही कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो निम्न वर्ग हैं उन्होंने 70 रुपया, इनका जो श्रम है 70 ही मिला, जबकि 100 में मिलना चाहिए। इसीलिए अन्य विचारक भी मार्क्स का विरोध करते हैं, कहते हैं जो 100 रुपया ये बिका है सामान, 70 रुपया उनका मजदूरी हो गया, उनका वेतन हो गया, उनका श्रम हो गया। जो श्रम अपना इंक्लूड किए हैं श्रमिक लोग, जब ये श्रम 70 रुपया है, क्योंकि जो 30 रुपये प्रॉफिट मिला है उस प्रॉफिट में पूंजीपति अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, अपनी भूमि पर उद्योग खोले हैं, इसलिए ये इनका हुआ है। यही वर्ग संघर्ष चल रहा था। इसी वर्ग संघर्ष को खत्म करने के लिए मार्क्स कहता है मजदूरों अब एक हो जाओ और एक हो करके पूंजीपति पर आक्रमण कर दो, उनके संपत्ति को छीन लो, नष्ट कर दो, ताकि समानताएं आ जाएं। चाहे ये राष्ट्रीय लेवल पर हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो। जब ये सामान का उत्पादन होगा, अपने राष्ट्रीय लेवल पर वितरित होगा, जब वस्तुएं अधिक उत्पादन में हो जाएंगी तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है तो सामान अधिक से अधिक बिकेगा। जब अधिक से अधिक बिकेगा तो ज्यादा मूल्य प्राप्त होगा। जब ज्यादा मूल्य प्राप्त होगा तो पूंजीपति के पास अधिक से अधिक पैसा हो जाएगा, और जो गरीब मजदूर शोषित वर्ग है, जो जिस मजदूर को ये दो ही वर्ग मानते हैं कार्ल मार्क्स, एक निम्न वर्ग, एक उच्च वर्ग। जब निम्न वर्ग जो होता है वो मजदूर होता है, उच्च वर्ग जो होता है वो पूंजीपति होता है। इसीलिए कहते हैं निम्न वर्ग जो है आक्रमण करने के लिए पूंजीपति पर, उनके संपत्ति को नष्ट करने के लिए। कहते हैं पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है, सभी मजदूरों एक साथ हो जाओ, वह क्रांति देते हैं। जबकि क्रांति जो है माओ एक चीनी दार्शनिक हैं, क्रांति में वो ज्यादातर विश्वास करते हैं। वो 1949 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई थी। चीन के क्रांति के प्रेरणा स्रोत भी हैं, सब कुछ माओ हैं। बल्कि यहाँ ये पारसिया में इनका जन्म होता है। फ्रांस में भी ये क्रांति करते हैं। जब फ्रांस में ये एक रहनिस नामक पत्रिका है, उनका संपादन कार्ल मार्क्स करते हैं, तो इंग्लैंड में विरोध होता है, क्योंकि वहां क्योंकि पूंजीपति वर्ग ज्यादा रहते हैं। जब पूंजीपति ज्यादा वर्ग हैं तो इनका विरोध करेंगे। हर पूंजीपति
कोई भी ये पूंजीपति नहीं चाहेगा तो हमारा संपत्ति नष्ट हो जाए। हर पूंजीपति अपने संपत्ति की सुरक्षा करने चाहते हैं। जब रहनी नामक पत्रिका का ये संपादन किए और प्रचार प्रसार हो रहा था तो फ्रांस में भी अफरा तफरी या व्याप्त हो गया और मार्क्स को वहां से निकलना पड़ा और जाके इंग्लैंड में शरण लेना पड़ा। उसी इंग्लैंड में जब ये इंग्लैंड में शरण लेते हैं तो इंग्लैंड में एंजल से मुलाकात होती है और एंजल्स भी संपत्तिशाली हैं। जब इनकी संपत्तिशाली एंजल से दोस्ती होती है क्योंकि वो भी एंजल्स महोदय उद्योगपति के बेटे हैं और जब इन दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता होती है उस घनिष्ठ मित्रता के दौरान ही इनका कार्य है रचनाएं करना, लेखन के माध्यम से सबको एकजुट करना। वही एंजल्स का काम है अपने संपत्ति के माध्यम से जनता को इकट्ठा करना, जितने मजदूर हैं उनको एक साथ एक मंच पर लाना है, क्योंकि क्रांति करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि और हाँ, एंजल्स जो हैं ये समाजवाद की तरफ इनका झुकाव होता है। जब इनका समाजवाद की तरफ झुकाव होता है, जो समाजवाद है उसमें जो समाजवाद रॉबर्ट ओवन लेके आए थे, उनके जो समर्थक थे, कार्ल मार्क्स कहते हैं ये समाजवाद कल्पना लोकी है, मतलब काल्पनिक है। समाजवाद के बारे में इन लोग ने तो कल्पना किया है, समाजवाद कैसे लाया जाए इसके बारे में बताए ही नहीं। समाजवाद लाने मतलब कैसे लाया जाए, यही समाजवाद को, ये समाजवाद के बारे में कार्ल मार्क्स बताते हैं। बल्कि ये जो है अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं, ये क्योंकि ये समाजवाद कैसे लाया जाए इसके बारे में कार्ल मार्क्स बताएं। जब कैसे लाया जाए तब वही वैज्ञानिक समाजवाद, ये वैज्ञानिक, आगे शब्द वैज्ञानिक लग गया। जब ये वैज्ञानिक लगा दिए, ये खुद अपने आप को, कोई विचारक कहते हैं ये अपने आप को खुद वैज्ञानिक समाजवादी नहीं मानते हैं। वही एंजल से जो जो ये लिखे हैं एंजल्स महोदय, उसको जब प्रकाशित करते हैं, जब इनका मृत्यु भी हो जाता है तो कुछ उनकी रचनाएं बाद में, मृत्यु के बाद उनकी रचनाएं प्रकाशित होती, उसमें भी समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद लगा है। तो जैसे ये कहते हैं, एक आध दो विचारक और भी ऐसे हैं, वो भी कहते हैं आपने सुंदर गुलाब की समाजवाद के कटाक्ष करते हुए कहते हैं आपने तो सभी समाजवादियों ने, आप नहीं, यहाँ सभी समाजवादियों लगा के कहेंगे हम, सभी समाजवादियों ने गुलाब की तो कल्पना की, बट उस गुलाब को जो जहां उत्पन्न करना है उस भूमि की कल्पना ही नहीं किया। गुलाब का कल्पना कर लिए, गुलाब का फूल जैसा, लेकिन जहां गुलाब का वृक्ष उगता है उस भूमि को ये सोच ही नहीं पाए, उसकी कल्पना ही नहीं की। जब भूमि ही नहीं रहेगा तो कहां से गुलाब खिलेगा, आसमान में तो गुलाब खिलेगा नहीं। इसी समाजवाद में ये वर्ष जो संघर्ष चल रहा था, उस वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिए कार्ल मार्क्स ने ऐसा बेड़ा उठाया था, उस संघर्ष को खत्म करना है। कुछ विचारक इनका भी आलोचना करते हैं, इनका आलोचना करते हैं, कहते हैं मार्क्स महोदय जो हैं ये दो ही, एक पूंजीपति मानते हैं, दूसरा मजदूर मानते हैं। जो इनका आलोचना करते हैं, कहते हैं वर्ग संघर्ष में तीन हैं, कैटेगरी हैं। कुछ लोग तीन कैटेगरी मानते हैं और तीसरी कैटेगरी मानते हैं मध्यम वर्गीय, जबकि मध्यम वर्गीय जो है कार्ल मार्क्स नहीं मानते हैं। ये जो मध्यम वर्गीय, कुछ विचारक मध्यम वर्गीय मानते हैं। मध्यम वर्गीय में जैसे अध्यापक मध्यम वर्गीय में आएगा, इंजीनियर हुए, वकील हुए, डॉक्टर हुए। कुछ विचारक इनको मध्यवर्गीय में रखते हैं, जबकि मध्यवर्गीय इसलिए रखते हैं क्योंकि इनके ही माध्यम से जो बजट होता है, ज्यादातर ये राज्य में या देश में, पहले तो राज्य कहा जाता है था, अब देश, अब राज्य के अर्थ देश लिया जाता है। पहले राज्य, हमने जितना भी पढ़ा है, चाहे हाफ्स पढ़ाए हों, चाहे लाक पढ़ाए हों, रूसो पढ़ाए हों,
यहाँ मार्क्स भी पढ़ा रहे हैं, बेंथम और मिल सभी राज्य की बात करते हैं। पहले देश के नाम का कल्पना नहीं था, पहले राज्य था। आज जो राज्य हैं, पहले राज्य में अंतर था। आज पहले का राज्य अब देश है, समझ लीजिए। ये भारत देश, पहले ये भारत राज्य बोला जाता था। जैसे पहले प्राचीन काल से लेके ये अब आधुनिक में थोड़ा चेंज हुए हैं। मध्यम वर्गीय, ये ज्यादातर जो मध्यम वर्गीय परिवार है, ये बजट को संतुलित करते हैं, इन्हीं के माध्यम से ही चलता है। पूंजीपति तो अपना पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे एक देश में कितने पूंजीपति हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे। इससे ज्यादा तो नामुमकिन है। अगर हो भी सकते हैं तो 250 हो सकते हैं, अधिकतम मान लेते हैं। अगर इतने पूंजीपति और निम्न वर्ग कितने रहेंगे? निम्न वर्ग तो करोड़ों है ना। जिसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो वो निम्न वर्ग में मजदूर, शोषित, वंचित हो जाएगा ना। वो निम्न वर्ग, वही कार्ल मार्क्स कहते हैं ये निम्न वर्ग है। वही कुछ विचारक कहते हैं, कार्ल मार्क्स यहाँ आलोचना करते हुए कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने जो 2 वर्ग माना है वो 3 वर्ग होगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार होगा। मध्यम वर्गीय में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये मध्य वर्गीय मानते हैं। जो इनकी पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये वर्ग सिद्धांत उसी में दिए हैं, मैनिफेस्टो में। ठीक है। अब हम आप लोग को ऐतिहासिक सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि ऐतिहासिक सिद्धांत किस माध्यम से अपना कार्ल मार्क्स देते हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत, इसके बाद हम अतिरिक्त मूल का सिद्धांत बता देंगे। अतिरिक्त मूल के सिद्धांत में ज्यादा तो नहीं है अतिरिक्त मूल, ऐतिहासिक सिद्धांत। चलिए ठीक है, आज हम अतिरिक्त मूल के सिद्धांत ही बता देते हैं, कल बता देंगे, क्योंकि कल ये खत्म हो जाएगी, 1-2 हेडिंग ही बचेगा। क्योंकि अतिरिक्त मूल का सिद्धांत वर्ग संघर्ष से थोड़ा मैच करता है, इसीलिए थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स कहते हैं, वही जो इसके पहले हम थोड़ा बताए थे उसी में डिटेल करना है। ये अतिरिक्त मूल का सिद्धांत में ये कहते हैं, इसका वर्णन अब सबसे बड़े जो ग्रंथ है दास कैपिटल में कहते हैं। इनका दास कैपिटल दास कैपिटल में ही ये अतिरिक्त मूल का सिद्धांत का वर्णन करते हैं। अतिरिक्त मूल के सिद्धांत में वही अतिरिक्त, जैसे मान लेते हैं ये राज्य हो गया। राज्य में जब पूंजीपति वर्ग जब अपना संपत्ति लगा के कोई इन्वेस्ट करेंगे, वही उत्पादन करेंगे। जब उत्पादन में अतिरिक्त, जैसे यहाँ सब मजदूर वर्क कर रहे हैं, जब इसमें सब मजदूर वर्क कर रहे हैं, एक पूंजीपति लोग अपना संपत्ति को इन्वेस्ट करते हैं और उत्पादन करते हैं 100 रुपए का। इसके पहले भी हम समझा चुके हैं। 100 रुपए का जब ये उत्पादन होता है सामान का, वो मान लीजिए 50 में बिक रहा है। जब 50 में बिक रहा है, जो अंतर 50 का आ रहा है, यही अतिरिक्त मूल्य है। उस अतिरिक्त मूल्य को ही कहते हैं, इसको समाप्त करना है। कार्ल मार्क्स महोदय अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत इसी के बेस पर है। मार्क्स कहते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है ये रिकार्डो से थ्योरो से लिए थे। वर्गमूल का सिद्धांत ये थोरो महोदय रिकार्डो से लिए हैं।
क्योंकि इनका अपना कुछ नहीं है, ये किसी न किसी से कुछ एडाप्ट किए हैं। एडाप्ट मतलब उनके किताब को पढ़े और जो उनको अच्छा लगा वो चुन लिए। वैसे हीगल से भी लेते हैं। और द्वंद्वात्मक सिद्धांत, कल हम द्वंद्वात्मक के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। जैसे रिकार्डो से लिए अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, थियोरो से लिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वो द्वंद्वात्मक का सिद्धांत हीगल से लेते हैं। ऐसे ही कहते हैं मेरा कुछ नहीं है, सब पहले ही इतिहास में विद्यमान था और भविष्य में वो दोबारा न दोहराया जा सके, इसलिए ये बताते हैं। क्योंकि इतिहास दोहराता है, इतिहास दोहराता है, इसीलिए ये मूल के सिद्धांत के बारे में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर किए गए केवल श्रम के अनुसार होता है, किंतु बाजार में यह बस उच्च मूल्य पर बेची जाती है, उसका मूल्य जो है उच्च होता है। ये यहाँ कार्ल मार्क्स के विचारधारा जो है, कुछ विद्वान मिथ्या चेतना मानते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं इनकी विचारधारा जो है मिथ्या चेतना है। ये कोटेशन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। और मैंने वही अभी मार्क्स ने हर बार ये बोलते हैं मैंने अपना कुछ नहीं दिया है, सब पहले से विद्यमान है, हमने सिर्फ नवीन किया है, जो पहले से विद्यमान था उसमें से नवीन किए हैं। ठीक है, बस आज इतना ही। अब आगे द्वंद्वात्मक सिद्धांत के बारे में बताएंगे। द्वंद्वात्मक सिद्धांत के बारे में डिटेल हम चर्चा करेंगे, उसमें कैसे अपना व्यू रखते हैं कार्ल मार्क्स, क्योंकि वो हीगल से लिए हैं। अब इन्होंने अपना कुछ नहीं दिया, जो पुरानी विद्यमान थी उसी को ये नवीन करते हैं। मार्क्स खत्म होने के बाद अगर आपकी इच्छा होगी तो हम लेनिन और माओ के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, बस आज इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, और लाइक भी कीजिए, और कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, अगर पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर हमारा वीडियो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास तत्काल पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।